वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 204 है। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर यूपीपीसीएस ने नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया, यानी फॉर्म बने स्टार्ट हो गए यहाँ से 3 मार्च 2023 से। 173 पोस्ट हैं। पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन आपको एक सीट से ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ा भी सकता है आयोग। ठीक है, थोड़ा कट ऑफ जो है जब पोस्ट कम रहती हैं तो हाई थोड़ा जाती है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा और एग्ज़ाम ज़रूर देकर आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 204 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है, बांझ और वैश्या कह दिया? कौन सी पुस्तक में कहा है उन्होंने? हिंद स्वराज्य में कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। गांधी जी की पुस्तकें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं ये। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है। और महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, सी आर दास, एम जी रानाडे, बी डी सावरकर या एस एन बनर्जी? इंडिया फॉर इंडियंस जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। चितरंजन दास की पुस्तक है ये। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस ये है सी आर दास की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित है? केवल एक ही सुमेलित है इन चार में से, क्योंकि 3 सुमेलित नहीं है। तो लिविंग इन एरा इंडिया डिवाइडेड, भारत की खोज, फ्रीडम एट मिडनाइट ये बुक है और ये है राइटर। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज किधर गई? ये है, ये तो जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। फिर देखा जाए तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की बुक है और फ्रीडम एट मिडनाइट सुभाष चंद्र बोस की नहीं है, लैरी की है, लैरी। तो ये भी गलत है। लिविंग इन एरा डीपी मिश्र, ये पहला वाला सही है, केवल ए है इसका आंसर। तो भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कई बार एग्जाम में पूछ गई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है ये। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। फ्रीडम एट मिडनाइट ये रचना है लैरी कॉलिंस की। ठीक है, और डोमिनिक लेपियरे ने जो है फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने। लिविंग इन एरा जो है वो डीपी मिश्र की है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है। तो अरविंद घोष जो हैं कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। और श्री अरविंद घोष की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ द ह्यूमन यूनिटी, सावित्री लीजेंड एंड सिंबल, द सीक्रेट ऑफ वेदा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है, बी है इसका आंसर। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे और समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा का पुनर्विवाह ना होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए उन्होंने। और उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी।
निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? किसान सभा, द वर्कर, वैंगार्ड, अनुशीलन। वैंगार्ड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एम.एन. राय की प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वैंगार्ड थी। एम.एन. रॉय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य। इसका आंसर है आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आनंद मठ का संबंध जो है राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1856 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए, इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे कौन? कौन थे इनमें से? एस गोपाल, बी आर नंदा, विपिन चंद्र, पार्थ सारथी गुप्त। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये विपिन चंद्र की बुक है। डी है इसका आंसर। तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता थे कौन? कौन थे? श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन नंबर सी। झंडा गीत, कौन सा झंडा गीत? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कवि प्रदीप, जावेद अख्तर। कवि प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी। ऐ मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। उन्होंने वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था और बड़ा ही चर्चित गीत है, स्कूल में बहुत सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की रचयिता हैं सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए। तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया है, ठीक है, ऑफ नहीं है, ऑफ है क्या ऊपर? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक 1936 में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो स्टेटमेंट वाला सवाल है, ये भी पुस्तकें ही हैं। तो पहली पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, जापान, कोरिया, चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन, और दूसरा है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक W.F. फेयर सर्विस थे। इस तरह की बुक जो है यूपीपीसीएस में पूछी जाती हैं, या तो स्टेटमेंट बना के पूछेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा, ठीक है। अगर बाउंसर मार रही है तो छोड़ दीजिए, 1/3 की माइनस मार्किंग है, दूसरे सवाल को पकड़िए, ठीक है। और लग रहा है कि कहीं पढ़ी है तो अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित यानी उस समय का संयुक्त प्रांत मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गला मेरा अभी तक, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो दिक्कत हो रही है उसमें, चलिए कोई नहीं। तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसको सौंपा गया था वित्त विभाग? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश नाथ काटजू।
सॉरी सॉरी सॉरी, रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी यानी संयुक्त प्रांत उस समय का, उसमें जो है कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। और इस सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कौन? कैलाश नाथ काटजू। और वित्त विभाग किसको दिया गया? रफ़ी अहमद किदवई। तो ऑप्शन नंबर बी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। क्या है प्रश्न? नीचे दिए गए कूट में से उपरोक्त में से कालानुक्रम को चुनना है आपको। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है, ठीक है, या तो छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह के सवालों का इतिहास ये रहा है कि अधिकतर जो है वो 1 2 3 वाला ही सही होता है, ठीक है, जो थोड़े टफेस्ट रहते हैं या ना सुने रहते हैं। तो सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट आई, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट आई, उसके बाद मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए है इसका आंसर। तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्टों का कालक्रम इस प्रकार है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 की है, और फजलुल हक रिपोर्ट अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये दिसंबर 1939 की है। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए 150 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में। 150 प्रश्न आयोग पूरी तरह से ठान लेता है कि कोई 150 ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वो बिना सर पैर के वहाँ पर होते हैं, समय बर्बाद करने वाले होते हैं। तो नहीं आए तो सीधे छोड़िए, आगे बढ़िए, और कुछ को जानबूझ के गलत करता है 2 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? कुछ प्रश्न कल जो हमने बुद्ध वाला टेस्ट किया था तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड रह गए थे, तो इसमें मैंने 5 प्रश्न जोड़े हैं, इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, ठीक है, डी है इसका आंसर। देखिए जातक कथाएं जो हैं वो साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। बौद्ध धर्म पे हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। बौद्ध धर्म एक मत है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। बौद्ध धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभव पर आधारित है, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था लगभग 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सत्य की खोज में गौतम के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, परिनिर्वाण। देखिए गौतम बुद्ध ने घर त्यागा, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकले वो, इस चीज को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये एग्जाम में पूछता है प्रश्न। तो महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य है 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के अपने घर से चले जाने से, घर त्याग करने से। और धर्म चक्र परिवर्तन इसका है सारनाथ में सिद्धार्थ के पहले धार्मिक उपदेश को संदर्भित करने से। निर्वाण का तात्पर्य है गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और परिनिर्वाण का अर्थ क्या है? कुशीनगर में सिद्धार्थ की यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। यूपी पीएससी ROARO 2014 में प्रश्न पूछा गया है सीधे सीधे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था। सीधी लाइन लिखी है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, सीधा। और ऑप्शन दे रखे हैं कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में। तो आंसर क्या है? सारनाथ में, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, या तो मैच करने के लिए पूछ लेगा, या धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था ऐसे पूछेगा सारनाथ में। जैसे ये एक प्रश्न है, बुद्ध ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब
निर्वाण मतलब ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, बोध गया में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोध गया। बोध गया, बोध गया बी में है भाई। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और बुद्ध ने बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया। और बोध गया बिहार का एक धार्मिक स्थल है और बुद्ध के अनुसार संतुलित जीवन जीने से मोक्ष, व्यक्ति जो है मोक्ष और निर्वाण दोनों प्राप्त कर सकता है। और बाकी उन्हें 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद निर्वाण का एहसास किया था। कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर है, जैसे कि निर्वाण क्या है, परिनिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। तो निर्वाण दुख के कारण संबंधित ज्ञान के कारण दुख से राहत की स्थिति है और परिनिर्वाण है मृत्यु के बाद संसार से मुक्ति की अवस्था और कर्म चक्र जो व्यक्ति को संसार से बांधता है। महापरिनिर्वाण क्या है? यह दुख और संसार से मुक्त होकर शाश्वत आनंद की स्थिति की प्राप्ति है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी या में करके, ठीक है, महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण को और करके भी लिख देते हैं क्योंकि एक ही अर्थ निकाल रहे हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उस पुस्तक का नाम बता दीजिए जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख है। पंचतंत्र, महाभिनिष्क्रमण, विनय पिटक, स्त्रोत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। देखिए, बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ में विनय पिटक में मिलते हैं। नियमों के संदर्भ जो हैं वो विनय पिटक में मिलते हैं। त्रिपिटक या थ्री बास्केट एक पारंपरिक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। और तीन पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? यूपीएससी का फेवरेट सवाल है, पिछले 7 वर्षों में 2 से 3 बार प्रश्न किया यूपीएससी ने। उसने स्टेटमेंट बनाकर किया, मैंने सीधा पूछ लिया इसमें, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किन स्थानों का संबंध बुद्ध के जीवन से, ऐसे ऐसे करके पूछा यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल। हाँ, यूपीएससी सिविल से बने 2-3 बार सवाल। तो सारनाथ, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ में उपदेश दिए, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, लुम्बिनी में जन्म, राजगृह भी है, रायगढ़ नहीं है, ठीक है, रायगढ़ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो अष्ट महास्थान है वो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा, राजगृह, वैशाली, ठीक है, रायगढ़ नहीं है। कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, शाक्यगण और क्षत्रिय वंश में। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो बन चुके हैं कल और आज के टेस्ट में मिलाकर, इसी में से बनता है एग्जाम में, अलग से कुछ जाना है नहीं। तो 20 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हो। यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।